आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। जी सर। तो क्या हिस्ट्री में तीनों होता है या कुछ मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट कुछ इस तरह से होता है? सर आयोग का जो सिलेबस है हाँ। उसमें चारों हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड सबको शामिल किया। सब शामिल करके हैं जी। ठीक। और आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? जी सर। ठीक, ये बताइए, एक समस्या हमारी है। जी सर। हमारे घर पर जब तक पोल से घर तक कॉपर का तार लगा हुआ था जी। तब तक बिजली कभी नहीं जाती थी। जी। जब पावर हाउस से कटता तब जाती थी, लेकिन वो तार टूट गया जी। और बाद में जो तार लगाया गया वो एल्युमिनियम का लगाया गया जी। और वो 15 दिन पर 20 दिन पर बिजली चली जाती है। फिर से हम एक लाठी लेकर के उसको पीटते हैं, फिर से बिजली चली जाती है। तो क्या क्यों ऐसा होता है? सर एक्चुअली एल्युमिनियम में जंग लग जाता है तो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी भी कम होती है सर। नहीं, जंग का मतलब रस्ट। जी। रस्ट तो लोहे में लगता है सर, वो कार्बन जम जाता है, कार्बन होता है एल्युमिनियम में, कार्बन ज्यादा जमता है सर। हाँ। इन कंपेरिजन टू कॉपर। हाँ। तो वो कार्बन जो जम जाता है तो उसके कारण सर सप्लाई में फ्लक्चुएशन होने लगती है। तो कॉपर कहाँ से आता है? एल्युमिनियम का तार यहाँ जुड़ा हुआ हवा में, जी। एक तार दूसरे जुड़े हुए हैं। जी। तो हवा में कार्बन कहाँ से आता है? हवा में तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन कहाँ से आता है वहां पर? सर वो वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके, जो वायुमंडल की जब नमी को अवशोषित करता है एल्युमिनियम, तो उससे सर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, वो कार्बन उस पर जम जाता है, वो कार्बन ले लेता है। जी। तो एल्युमिनियम और कार्बन मिल जाता है। जी। तो क्या बनता है एल्युमिनियम कार्बन मिल करके? सर इसके बारे में तो जानकारी नहीं। देखिए, ऐसा है कि कॉपर जो है वो भी अगर हम लूज वायरिंग करेंगे तो स्पार्किंग होगी। जी। स्पार्किंग होगी तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है हवा के ऑक्सीजन लेकर के, ठीक ना? जी। लेकिन कॉपर और कॉपर ऑक्साइड दोनों गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जी सर। लेकिन जब हम एल्युमिनियम की वायरिंग करते हैं जी। तो अगर उसको हम लूज बांधेंगे तो स्पार्किंग होगी। जी सर। और स्पार्किंग होगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा जी। हवा का ऑक्सीजन लेकर के। जी। और एल्युमिनियम ऑक्साइड है बैड कंडक्टर, एल्युमिनियम मेटल जो है गुड कंडक्टर। जी सर। इसलिए जब बैड कंडक्टर की परत आ जाएगी जी सर। तो वो बिजली नहीं आएगी। जब डंडा से हम मारते हैं तो वो जो परत है वो गिर जाती है। जी सर। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ये बहुत बेसिक चीज है, जी सर। इसको नहीं जानते हो, ये तो ठीक नहीं है। सॉरी सर। अब चलिए ये बताइए, आपका प्रेफरेंस क्या है? सर पहले नंबर पे डिप्टी कलेक्टर, दूसरे पे खंड विकास अधिकारी, तीसरे पे कार्य अधिकारी पंचायती राज और चौथे पे सर नायब तहसीलदार। तो मतलब ये है कि आपको ज्यादातर पाला किसानों से पड़ेगा, ग्रामीणों से पड़ेगा। जी सर। ठीक। आप बताइए, अपने यहाँ कितनी ऋतुएं होती हैं हिंदुस्तान में? ऋतु में जी 6 ऋतु हैं सर। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। लेकिन ये ऋतु नहीं होती। क्रम से बताइए, फिर से बताइए, चलिए क्रम से बता दीजिए। जी क्रम से साल ग्रीष्म। जब से शुरू होता है, जी। जब से साल की स्टार्टिंग होती है, हिंदी क्रम से बताइए। हिंदी साल जी। हिंदी ऋतु है ये। जी। सर वसंत, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। लेकिन ये ऋतु नहीं है, ये इसका जो आप बताए जी। ये ऋतु नहीं है। जी सर। ऋतु में कौन होती है बताइए? सर ऋतु तो यही 6 हैं मेरे ख्याल से सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ सर। और हमने तो सुना है कि वो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जी। और शरद ऋतु, जी। जिनमें वो 4-4 महीने का एक एक ऋतु होती है। जी। जैसे इस समय चल रही है जी। विंटर सीजन। जी सर। तो ये क्या है?
सर ऋतुएं मुख्य रूप से 3 ही होती हैं, लेकिन उसको 6 में क्लासिफाई किया जा सकता है। मुख्य रूप से तो सर यही 3 ही है, शरद, वर्षा और ग्रीष्म। चलिए आप ये फसल बताइए, कौन कौन सी फसलें होती है उत्तर प्रदेश में? जी, कौन कौन सी फसलें, मतलब जो क्रॉप सीजन। क्रॉप जी जी 3 क्रॉप सीजन होती है जी। कौन कौन सी होती है? सर रबी, जायद और खरीफ। खरीफ। रबी की बुआई कब होती है? सर रबी की बुआई अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की जा सकती है। अक्टूबर हार्वेस्टिंग कब होती है इनकी? जी, हार्वेस्टिंग इनकी सर मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक होती है। चलिए, और जायद की फसल के 2 जायद फसलों का नाम बताइए। जायद की 2 फसल। जी सर, अगर 2 चुनना हो तो मैं तरबूज और मूंग को चुनूंगा सर। तरबूज और मूंग। अच्छा, मक्का किस क्रॉप सीजन की फसल है? सर मक्का खरीफ की, मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। वैसे सर पूरे साल भर इसको बो सकते हैं सर। पूरे साल भर हो सकता है। जी सर। थैंक यू सर सर। आप देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जी सर। तो आपने हिस्ट्री क्यों लिया? सर जब मैं सिविल सेवा की तैयारी करनी शुरू की सर, तो मैं जब जीएस पढ़ रहा था तो उसमें मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ सर। इसके अलावा इसका कंट्रीब्यूशन जीएस में भी अच्छे खासे पोर्शन को कवर करता है। और सर मैं इसमें इंटरेस्ट, मुझे सर गांधी जी के बारे में और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानने का इससे बेहतरीन अवसर मिलता है सर। मुझे लगता है कि सर हर व्यक्ति को हिस्ट्री पढ़ना ही चाहिए। नहीं, आप ये बताइए कि आपको किस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, किसमें आपको इंटरेस्ट है? सर मॉडर्न मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मिडिवल के बारे में आपको कुछ है जानना? जी सर, अगर माननीय बोर्ड पूछेंगे तो सर मैं बताने का प्रयास करूंगा। पानीपत के युद्ध के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कितने हुए, कब हुए? सर पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध 1526 में, जो मुख्य रूप से हैं। वैसे तो सर और भी युद्ध लड़े गए थे मैं बताइए जो टर्निंग पॉइंट। जी, पहला युद्ध पानीपत में 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था। दूसरा 1556 में अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध सर 1756 में मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। 1756 नहीं सर, सॉरी 1761 है सर, 1761। किस उसमें हुआ था जी, आपको डेट बता सकते हैं स्पेसिफिक? अभी उसकी डेट अभी थी कब आसपास? किस डेट को लड़ा गया था? अभी उसकी डेट निकली अभी? सर जनवरी में ही था सर, एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं सर। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट क्या था जो जिससे कि मराठाओं की हार हुई? सर मराठाओं की हार के जो मुख्य कारण रहे, उसमें मराठाओं ने अपनी जो बैकअप लाइन थी उनकी, वो बैकअप लाइन कट गई। मराठा जब पानीपत में पहुंचे तो उनकी जो यहाँ से इन्फोर्समेंट भेजा जा सकता था मराठा रीजन से, वो राजपूतों के कारण वो इन्फोर्समेंट लाइन कट गई। क्योंकि मराठाओं ने चौधरी सरदेशमुखी के जरिए उनको, राजपूतों को परेशान कर रखा था। इस नाते से राजपूतों ने उनको बैकअप लेने नहीं दिया। दूसरा जो मुख्य कारण हुआ सर, इनके पास खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न और जल की कमी हो गई। इसके अच्छा, अब्दाली लड़ना चाहता था कि उसको फोर्स किया गया लड़ने के लिए? सर अब्दाली जो शर्तें रख रहा था वो मराठाओं को मंजूर नहीं था। अब्दाली अंतिम रूप से चाहता था कि अगर उसका पंजाब पे कंट्रोल स्वीकार कर लिया जाए तो वो युद्ध नहीं करेगा। नहीं, वो तो जाना चाहता था। बेटा एक बार नाम को कंफर्म करो, क्या बोल रहे हो आप? जी, अभी जो नाम बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? मराठाओं के खिलाफ कौन लड़ा, उसका नाम बताओ। अहमद शाह अब्दाली। ली बोल रहे हो या न बोल रहे हो? ली अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, हमें अब्दानी सुनाई दे रहा था, इसलिए हमने कहा कि आप गलत। नहीं, वो तो भाग के जाना चाह रहा था। जी, फिर युद्ध कैसे हो गया? सर वो भाग के जात हो, क्योंकि वहाँ अफगानिस्तान में भी वहाँ विद्रोह हो रहे थे, तो जाना चाह रहा था सर। लेकिन वो जो शर्तें रख रहा था कि पंजाब के रीजन को स्वीकार कर ले,
मराठा कंट्रोल में, सॉरी अफगानिस्तान अब्दाली के कंट्रोल में पंजाब रीजन चला जाए, इस चीज को मराठा सर स्वीकार देखिए, दोनों फोर्स अपोजिट थी। अब्दाली अफगान नहीं भाग सकता था और मराठा दिल्ली नहीं आ सकते थे जी। अब देखिए दोनों की लोकेशन देखिए, जी अब्दाली जो है अफगान नहीं भाग सकता था और मराठा दिल्ली नहीं वापस आ सकते थे जी। ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागता किधर से? अगर रास्ता खाली हो जाता तो युद्ध नहीं होता। आगे कुआं पीछे खाई। हाँ, आगे कुआं पीछे खाई, तो मजबूरी में युद्ध हुआ। और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि लोकेशन दोनों की मतलब डिफरेंट थी जी। उसका जो लोकेशन थी जी। पंजाब से भी सर अब्दाली को रास्ता नहीं मिल रहा था, पंजाब से वो उधर उनकी फौज खड़ी थी जी। और इधर इनकी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इस सीजन में जो है मराठा में, महाराष्ट्र में तो गर्मी पड़ती है जी और यहाँ कड़ाके ठंडी पड़ती है। जी। 14 जनवरी को हुआ था ये कड़ाके, और इनके पास कोई कपड़े गर्म थे नहीं जी। अब्दाली के पास तो गर्म कपड़े थे, वो तो ठंडी में रहता ही था, वो तो ठंडी में रहता ही था। इनके पास ये तो गर्म थे नहीं। ये जब 14 जनवरी ठंडी पड़ गया। समझ नहीं पाए ना, अब मौसम नहीं समझ पाए, बिना तैयारी के कैसे चल। आप एज हिस्ट्री बॉय स्टूडेंट, आपको मतलब गहराई से जी। आपको जो भी पॉइंट आप उठाएंगे ना मतलब जी। तो आपको गहराई से बताना पड़ेगा। जी सर। अच्छा, तो हिस्ट्री से आप क्या करेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सुधार लाएंगे? आपने हिस्ट्री से लिया, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आपको जी। तो आप मान लीजिए SDM हो गए, जी। कोई पोस्ट पे हो गए, तो आप क्या वहाँ इसका यूज करेंगे? विषय के रूप में हिस्ट्री जो है, इतिहास कैसे यूज कैसे लाभकारी होगा आपके कैरियर में, या केवल आपने एग्जाम के लिए ले रखा है? सर हिस्ट्री हमें किसी पास्ट की घटनाओं को क्या महत्व हुआ उसका आकलन करने का अवसर देता है। यदि हम इतिहास पढ़ते हैं तो उससे ये जानकारी हमें मिलती है कि हमें क्या करना नहीं चाहिए। जैसे अगर इतिहास से अगर हम घटनाओं के सबक में मान लीजिए आप SDM हो गए, आप कैसे करेंगे आप फील्ड में? इसका कुछ यूज कर पाएंगे, कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप? जन कल्याण के लिए क्या काम करेंगे सर? या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप बायोटेक से कर रखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रखा, उसका कैसे यूज करेंगे आप? सर मैं सबसे पहले हिस्ट्री का जो मुझे लाभ मिला है वो मैं गाँव में जाकर के सर गांधी जी का ग्राम स्वराज को सफल करने की पूरी कोशिश करूंगा सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है सर, तो मैं इलेक्ट्रिकल में लोगों को इसमें बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा लोगों में टेक्नोलॉजी के प्रति लोग अबोध हैं सर। मैं ऐसा देखा हूँ गाँव में लोग, उनको सर मैं पर्सनली जाकर के सप्ताह में 1 या 2 दिन ग्राम प्रधान के साथ मिल करके लोगों को जागरूक करूंगा। अच्छा, यूपी में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बना अभी? सर सोनभद्र में सर, उसमें सर चंदौली में, सॉरी सर। नहीं, रिमाइंड कर लीजिए अभी, मतलब प्रधानमंत्री ने किया था ना जी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर शायद मिर्जापुर है। हाँ, तो मिर्जापुर में है, तो आपको मिर्जापुर। कंफर्म होना चाहिए। चलिए जी सॉरी सर। तो संत निरंजन जी, संत रंजन, सॉरी सर। संत रंजन जी, एक संत व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, किसको हम संत कहते हैं? आपका नाम है संत रंजन जी सर। एक संत हम लोग बोलते हैं ना हिंदू में, संत हैं, तो संत पुरुष हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संत में क्या गुण होने चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए? सर संत को एक त्यागी के रूप में होना चाहिए। वो समाज के लोभ, लालच, इन सारी चीजों से दूर होकर के सिर्फ जन कल्याण में ही अपने जीवन को व्यतीत करे। तो आपके अंदर लोभ लालच नहीं है? बिल्कुल सर नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। जी नहीं है। एक मनुष्य के अंदर लोभ और लालच ना हो, यह संभव है। नहीं तो फिर आपको आश्रम में होना चाहिए। आपका और क्या, फिर आप संत, आपका नाम भी है, हरिद्वार में जाइए और बढ़िया जीवन व्यतीत करिए। पूरे नाम का व्याख्या करिए, तो अपने नाम की व्याख्या करिए, क्या होगा, अर्थ क्या निकलेगा? सर संत माने साधु, रंजन मतलब सुख देने वाला, तो संत रंजन का मतलब है जो साधुओं को सुख दे, यानी भगवान। साधुओं को सुख दे और किसी को न सुख दे।
साधुओं को सुख दे क्या? सर साधुओं को सुख देने वाला मतलब भगवान सर, तो सबको सुख देगा सर। तो आपके अंदर संत वाले गुण हैं, एक दो गुण बताइए। यह खाली नाम है, जरूरी नहीं है कि भाई जो नाम है वो चरित्रार्थ भी करें, लेकिन ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत होता आग के अंदर नाम नैनसुख। हाँ, तो क्या आपके व्यक्तित्व में एक संत की जो विशेषताएं होती हैं, एक संत का जीवन जिन आदर्शों पर आधारित होता है, जो मूल्य उसके व्यक्तित्व में समावेशित होते हैं, तो क्या वो कोई मूल्य, कुछ आदर्श आपको लगते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आवश्यक नहीं। जी सर। क्या कुछ मूल्य हैं? सर रविदास जी के बारे में आप बताइए। संत रविदास जी का नाम सुने जी। आप उनके बारे में जो भी जानते हो सर। सभी संत, पहले मैं सर संत, हाँ बताइए, वो गुण बता दूं। हाँ सर मेरे अंदर परोपकारिता है, मेरे अंदर लोगों के प्रति एम्पैथी है, मैं लोगों की सेवा करना अपने गुणों में से एक समझता हूं सर। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं, मुझे लग रहा है, जी ठीक है बोल रहे हो आप सेवा करना है, लेकिन क्या भावना आजकल के ब्यूरोक्रेट्स में आपको लगती है कि वो सेवा, आप अपना एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, हो सकता है आप सेवा करने के लिए आ रहे हो, लेकिन एक परसेप्शन क्यों है आजकल कि लोगों से हम कहते हैं अरे तुम तो ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपमानजनक हम डेरिवेटिव टर्म्स यूज करते हैं कि आप तो ब्यूरोक्रेट हो। जी। ऐसा माहौल क्यों बन गया है समाज में? तो सारे लोग सेवा करने ही आ रहे हैं, तो समाज में ऐसा माहौल क्यों है? क्या कारण हो गया इसका? सर ब्यूरोक्रेसी में कुछ ब्यूरोक्रेट तो बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन ऐसा भी आरोप लगता है कि कुछ लोगों ने जो लोगों की सेवा के बजाय सर कुछ विशेष व्यक्तियों की सेवा में जुट गए हैं या स्वयं की सेवा करने लगे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? सर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, और जो व्यक्ति इसमें आदर्श बनेगा सर, लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे तो उससे पूरे समाज में धीरे धीरे बदलाव आएगा सर। ट्रेनिंग से व्यक्ति के मूल्य बदल सकते हैं। अगर मैं आपको प्रशिक्षण दूं तो जो आपके मूल्य हैं, आपने एथिक्स में पढ़ा भी होगा, नीति शास्त्र में, क्या मैं आपके जो मूल्य हैं, जैसे आपने कहा मेरे अंदर परोपकारिता है, जी सर, तो क्या मैं किसी को परोपकारिता सिखा सकता हूँ? सर साधारण तो नहीं होगा सिखाना, लेकिन सिखाया जा सकता है, क्योंकि गांधी जी भी, अगर हम गांधी जी को देखें तो उनमें शुरुआत में जैसे थे वो, और बाद में चल के उनमें काफी परिवर्तन आया। तो उन्होंने खुद सीखी होगी, जब उनकी इच्छा हुई होगी, उनका आंतरिक मन हुआ होगा। गांधी जी का तो आत्मबल था, हर आदमी गांधी जी नहीं है ना, गांधी जी तो एक हुए पिछले 200 साल में। गांधी जी का सुराज का क्या सिद्धांत था? आपने गांधी जी को काफी पढ़ा है, एक शब्द गांधी जी ने बोला था, सुराज। जी। सुराज क्या था गांधी जी का? गांधी जी का स्वराज सर, स्वराज नहीं, सुराज, स्वराज नहीं, स्वराज, सुराज, सुराज। गांधी जी के सुराज में हर व्यक्ति का राम हो और उनका नैतिक शासन होगा। नैतिक शासन, नैतिक शासन होगा जहां पे हर व्यक्ति नैतिक होगा, और गांधी जी ऐसा मानते थे कि इस राज्य जो है वो न्यूनतम शासन करना चाहिए, वही राज्य अच्छा होगा जो अपनी जनता पर न्यूनतम शासन करे। ये गांधी जी के सुराज की सिद्धांत। अभी कोई किसी कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हो गांधी जी के स्वराज को? सरकार कुछ प्रयास कर रही है। सुशासन क्या है सर? सुशासन अभी सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को सर हम गांधी जी के स्वराज से जोड़ सकते हैं। तो उत्तम शासन या सुशासन क्या है, इसके बेसिक फीचर्स बता सकते हो? सर सुशासन में जहां पे हर जनभावनाओं का सम्मान करते हुए लोगों में, डेमोक्रेसी में कर ही नहीं सकते आप सारी जन भावनाओं का सम्मान। डेमोक्रेसी तो मेजोरिटी रूल है जी, तो जो माइनॉरिटीज हैं अगर आप उनका सम्मान करोगे तो सरकार कैसे बनाओगे? सरकार तो बहुमत दल से ही बनेगी ना जी। तो मेजोरिटी तो सरकार बना नहीं सकती, उसका सम्मान तो कर नहीं सकते, कैसे सुशासन लेके आएंगे हम डेमोक्रेसी में? कहा भी जाता है कि डेमोक्रेसी में कभी भी गुड गवर्नेंस आ ही नहीं सकती, और गुड गवर्नेंस जहां भी आई है अगर आप वैश्विक दृष्टि को देखोगे तो कहने के अथॉरिटेरियन स्टेट्स में आई है जी। डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस। सबकी बात सहमत है पूरी तरीके से? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जी। सुशासन, जी ये जो गांधी जी का सुराज था, जी नहीं आ सकता। या गांधी जी का जो राम राज्य था, जी। राम राज्य क्या था गांधी जी का? सर गांधी जी का जो राम राज्य है कि हर व्यक्ति राम हो, यानी नैतिक हो। संभव है इसमें हर व्यक्ति इसमें सबको इतने ही लोगों को नैतिक बना सकते थे।
सर हमें लगता है कि हमारा समाज यदि उस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि समाज में आज लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही उनमें ये वैल्यू इनकलकेट करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सर कि शुरू से कर सकते हैं। सही कह रहे हो आप। शुरू से परिवर्तन धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा सर। आप बहुत करोगे 5 साल 10 साल, आखिर में वो आएगा समाज में। जी। आप कच्चा घड़े को तो तोड़ के बना सकते हो, जब पक जाएगा वो आएगा समाज में तो सीखेगा कि नहीं सीखेगा। जी। आप कैसे नैतिक बना दोगे किसी को? अभी आप कह रहे हो कि हम परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी में आओगे आप बदल जाओगे, क्योंकि अब तो आप जो ब्यूरोक्रेसी का कल्चर होगा वो आप ऑप्ट कर लोगे। मानव की टेंडेंसी जिस समाज में रहता है उसका समाजीकरण हो जाता है, पढ़ा होगा आपने सोशलाइजेशन। जी। तो जिस समाज में आप रहोगे कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व उससे प्रभावित होगा। जी। और आपको तो संत हो, आपको परोपकारिता करनी है। कहाँ यहाँ ब्यूरोक्रेसी में आप ऐसे सिस्टम में आ रहे हो जहाँ पूरा कमरा ही काला है, आप तो काले हो ही जाओगे। उचित है आपके लिए, सोचिए आप तो अपने निर्णय पे दोबारा विचार करिए। मुझे लग रहा है अगर आपका उद्देश्य समाज सेवा करना है तो सर समाज सेवा ही एक उद्देश्य सर्विस में आने का नहीं है, और भी उद्देश्य है, लेकिन उनमें समाज सेवा भी एक उद्देश्य है सर। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर्विस में आने का? सब मुख्य उद्देश्य इसमें डाइवर्सिटी है, लोगों के साथ जुड़ने का अवसर है, और इसमें सर एक बेटर सर्विस है, राज्य की सर्वोच्च सिविल सेवा है, इसका एक सम्मान है सर। ये सारे ओवरऑल जो गुण है ये मुझे इसके प्रभावित करते हैं। सर बापू बहुत लोगों को जोड़ते हैं, देखे यहाँ लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है जी। उनसे ज्यादा आप नहीं जोड़ सकते हैं जी। तो संत के रूप में थे विख्यात, लाखों फॉलोअर हैं, लोग भगवान मानते थे उनको। आपने बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है, ठीक है। कितनी फीस थी आपकी बीटेक में जब आप बीबीडी से बीटेक कर रहे थे? खैर तो प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होगी, लेकिन जब आपने मदन मोहन मालवीय से किया है एमटेक, कितनी फीस थी आपकी? सर 60,000 पर ईयर। सरकार आपके ऊपर कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करती है। जी सर। कम से कम 4 से 5 लाख। तो इतना नुकसान आपने किया, उसके बाद अब आप सिविल सेवा में परोपकारिता के लिए आ रहे हो, जस्टिफाई नहीं है। इसी फील्ड में अच्छा करो ना, एमटेक नहीं। किससे आपने किससे एमटेक किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आजकल तो भाई विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ है ही नहीं, तो वहां तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या कारण सिविल सेवा में आने का जज नहीं रहा आपका? दोबारा से एक प्रयास करिए बताने का। सर मेरे ऊपर निश्चित रूप से पैसा खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कहीं पलायन नहीं कर रहा हूँ सर। मैं इस पैसे को बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के जरिए, बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए, और हो सकता है भविष्य में सर मुझे पॉलिसी बनाने का भी अवसर मिले सर्विस के लास्ट टाइम तक, तो मैं एक बेहतर पॉलिसी फॉर्मेशन, बेहतर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए जो पैसा मुझ पर खर्चा हुआ है मैं उससे लौटा दूंगा सर। आपके हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज है कुकिंग करना और लोगों को सांपों के बारे में अवेयर करना। सांपों के बारे में? जी। सांप जी स्नेक्स। तो भारत को सपेरों का देश भी कहते थे कोई लोग, कुछ पहले भारत को कहा जाता सपेरों का, साधुओं का। सही बात है ये क्या? झोला झंपाड़ों का देश है। जेम्स मिल शायद बोले थे, और अभी बोले जब हमने जब चंद्रयान भेजा था तब टाइम्स में आया था ये सपेरों का देश देखो चंद्रयान भेज रहा है। क्या सही बात है ये? सर जेम्स मिल का नाम सुना है? जी सर। कौन सी किताब है? जेम्स मिल ने सर हिस्ट्री पे बुक्स लिखी है, इंपीरियल सर ये साम्राज्यवादी इतिहासकार आप कहते हैं जी। साम्राज्यवादी इतिहासकार सर जो मातृ देश के हित में इतिहास को, मतलब जो अगर हम भारत के हित में इतिहास लिखें तो साम्राज्यवादी बन जाएंगे। आप कह रहे जो मातृ देश के हित में इतिहास लिखे वो साम्राज्यवादी होता है, हम लिखे भारत के हित में हम साम्राज्यवादी होंगे। सर यदि आप साम्राज्य का समर्थन करेंगे, और दूसरी चीज सर वो ब्रिटिश के लिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है। चलिए अच्छा, बड़ी हिस्ट्री आपने पढ़ी है? नेशनलिज्म होता क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। और पैट्रियटिज्म क्या होता है? देशभक्ति। तो उनमें फर्क है एक ही है? सर दोनों में फर्क है क्या?
सर इसको जवाहरलाल जी के शब्दों में अगर कहें तो अपने शब्दों में बोल सकते जी, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति एक उग्र तरीके से लगाव होता है सर। राष्ट्रवाद जी उग्र जरूरी जी, राष्ट्रवाद जब तक वो इंपीरियलिज्म के लिए लड़ता है तब तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन यदि इंपीरियलिज्म का फोर्स ना हो। है क्या चीज बताइए ना, राष्ट्रवाद है क्या चीज? भारत में राष्ट्रवाद है? जी सर, इस समय तो काफी ज्यादा है। आप राष्ट्रवादी हैं या देशभक्त? सर मैं देशभक्त हूँ सर। राष्ट्रवादी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर देशभक्त राष्ट्रवादी का एक छोटा सा रूप है सर। मानववाद? सर मानववाद में मतलब हर मानव को बराबर मान के मानव मात्र का कल्याण करना ही आप मानव। मानववादी होना पसंद करेंगे कि राष्ट्रवादी? सर मैं मानववादी होना पसंद। राष्ट्रवादी नहीं रहेंगे ना? सर राष्ट्रवाद अगर मेजॉरिटेरियन से जुड़ जाए तो देश की एकता के लिए घातक हो सकता है सर, अगर बहुसंख्यकवाद उसमें आ जाए। राष्ट्रवाद देश की एकता के लिए घातक हो सकता है यदि उसमें बहुसंख्यकवाद आ जाए सर। देश की एक बहुसंख्यकवाद आ जाए तो राष्ट्रवाद हुआ ही ना फिर। अगर देश की एकता के लिए घातक है तो राष्ट्रवाद कैसे परिभाषित कर दो? वर्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने? जी सर। पिंक टाइड सुना कोई शब्द? पिंक टाइड, TID ज्वार, जिसको हिंदी गुलाबी ज्वार, गुलाबी ज्वार शब्द सुना है क्या? सर सुना है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। समाजवाद सुना है? जी सर। अच्छा, महात्मा गांधी समाजवादी थे कि नहीं थे? थे सर, कैसे? ट्रूली सोशलिस्ट थे महात्मा गांधी समाजवादी थे सर। कैसे? सर सबसे पहले तो उन्होंने, उनका जीवन ही समाजवाद पे आधारित है। कैसे समाजवाद? उन्होंने कैसे? लोगों को जब देखा कि लोगों के पास वस्त्र नहीं है तो उन्होंने सबसे समाजवाद की डेफिनेशन आप इसका मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे? परिभाषा बताइए एक बार समाजवाद। समाजवाद की परिभाषा बताइए। सर समाजवाद की परिभाषा ये है कि यदि लोगों को बराबरी में संसाधनों का वितरण किया जाए तो वो समाजवाद है सर। गांधी थे? जी सर। बॉम्बे प्लान तो गांधी जी का ग्रेट प्लान है। बॉम्बे प्लान पढ़ा है? जी सर। बॉम्बे तो बड़े बड़े उद्योगपति गांधी जी के साथ में थे। गांधी ने कभी नहीं मिलते कहा थे। वर्ग संघर्ष हो, गांधी कभी नहीं बोले। तो समाजवाद कैसे स्टेब्लिश करना चाहते हैं गांधी? करना चाहते हैं, तरीका क्या है? सर समाजवाद के लिए वर्ग संघर्ष होना जरूरी नहीं है। गांधी जी ने वर्ग समन्वय के माध्यम से समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे यदि हम संघर्ष के माध्यम से समाजवाद लाएंगे तो हम बांटेंगे क्या, हमारी गरीबी। तो गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने पूंजीपतियों का इसलिए सहयोग लिया कि अगर हम ब्रिटिश की वस्तुओं का विरोध कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सर भारतीय पूंजीपतियों की वस्तुओं को भी बढ़ाना होगा जिसको हम लोगों में वितरित कर सकें। और सर इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता थी सर। रूसो का नाम सुना है? जी सर। रूसो का? जी बताओ कुछ इसके बारे में। सर रूसो को समाजवाद का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने इंडिविजुअल की जगह पूरे सोसाइटी को एज ए समाज मतलब समाजवादी के रूप में परिभाषित किया। कैसे? समाजवाद का पिता रूसो मार्क्स में कोई फर्क है? जी सर। सर मार्क्सवाद संघर्ष के रास्ते, और रूसो नहीं? सर रूसो वो सर प्रकृतिवादी ज्यादा था। मार्क्स प्रकृतिवादी मतलब? प्रकृति मतलब वो प्रकृति के निकट सोसाइटी को। आप कंफ्यूज कर रहे हो। साम्यवाद और समाजवाद में बस 2 लाइन का अंतर बताना चाहिए। समाजवाद किसे का एक लाइन में परिभाषा और साम्यवाद का। सर साम्यवाद समाजवाद का प्यूरेस्ट फॉर्म है। साम्यवाद में जो उत्पादन होगा वो पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में होगा और लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपयोगिता के अनुसार ये साम्यवाद है सर। साम्यवाद अच्छा क्या है साम्यवाद और समाजवाद का प्योरेस्ट फॉर्म अवेलेबल है। हम भी प्योर फॉर्म अपना ले, हम क्यों हाइब्रिड फॉर्म अपना है? साम्यवाद और समाजवाद का एक लाइन में आपको उत्तर बताता हूँ। समाजवाद कहता है कि शक्ति के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम। जी। एक लाइन की। साम्यवाद कहता है कि शक्ति के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति। थैंक यू सर। ये हुआ। अब आप हिस्ट्री से पढ़े हो, मैं एक चीज पूछने जा रहा हूँ जी कि इलाहाबाद का नाम क्यों रखा गया और इलाहाबाद का नाम फिर प्रयाग क्यों रखा गया? दोनों बता दीजिए। जी जी।
हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, प्रयाग कहाँ से आ गया, इलाहाबाद कहाँ से आ गया। इलाहाबाद पहले चल रहा था तो किसने इलाहाबाद रखा और फिर इस सरकार ने उसको प्रयाग रख दिया, किया कहाँ से लिया, प्रयाग शब्द कहाँ से आ गया। सर इसका प्राचीन नाम प्रयाग ही था, रामायण में भी प्रयाग का जिक्र मिलता है। सम्राट अकबर ने इसका नाम ऋषि इला या राजा इला के नाम पे इसका नाम इलाहाबाद रखा था, और फिर वर्तमान सरकार ने सर दोनों वर्णन मिलता है, कहीं कहीं ऋषि इला के नाम पे मिलता है, कहीं कहीं राजा इला के नाम पे मिलता है, तो उसके नाम पे इसका नाम सर इलाहाबाद रखा था। दीन इलाही धर्म चला था जी, वो भी एक रीजन था सर, कुछ लोग इसको भी कुछ लोगों में वही है। दूसरा नंबर प्रयाग कहाँ से आ गया, प्रयाग कहाँ से लिया गया, प्रयाग शब्द कहाँ से लिया गया, मीनिंग क्या है इसकी? प्रयाग का मतलब सर विशेष यज्ञ ऋग्वेद से आया है सर। ये जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पे विशेष यज्ञ किया था तो उसे प्रायज्ञ विशेष यज्ञ उस नाम से सर इसका नाम प्रयाग पड़ा था। ऋग्वेद में एक वर्णन है सर। और कहीं है सर वाल्मीकि जी के रामायण में भी है इसका वर्णन। रामायण को आप ऐतिहासिक मानते हैं कि नहीं, ये लाइन बता दीजिए। अगर ऐतिहासिक है तो किस हद तक ऐतिहासिक है? समुद्रगुप्त पढ़े हो? जी सर। समुद्रगुप्त में प्रयाग प्रशस्ति है जी, वहां से लिया गया ये। अच्छा अच्छा जी। रामायण को ऐतिहासिक मानते हैं? सर अगर ऐतिहासिक की परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो ऐतिहासिक नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है जी। जो हमारे सर प्राचीन काल के ग्रंथ थे वो इसी प्रकार से लिखे जाते थे, उसमें से इतिहास निकाला जा सकता है। हाँ, तो रामायण में निकालिए, निकलता है क्या? निकल सकता है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकता। सर निकल सकता है निकालिए। सर रामायण के इतिहास से हमें जो पता चलेगा सबसे पहले कि उस समय की सोसाइटी एग्रीकल्चर प्रधान इस थी। समय सर ये उत्तर वैदिक, मुझे लगता है कि उत्तर वैदिक काल की सोसाइटी में सोसाइटी चलिए आप कृषि प्रधान थे, राजा प्रजावत्सल होता था। बहुत किताबों में हमें मिल जाता है, ये तो रामायण क्यों जरूरत पड़ी? छोड़ दो इसको, हम डिस्ट्रीब्यूटेड चीज को क्यों पीछे पड़े हो? जब हमें सटीक जानकारी तमाम बौद्ध ग्रंथ से मिल जाती है ये, तो रामायण के पीछे क्यों पड़े? ऐसी चीज बताओ जो रामायण से ही मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी जो कहीं और नहीं मिलती, केवल आर्कियोलॉजिकल वेरीफाइड है। हिस्टोरिकल एविडेंस बताओ जो रामायण से मिलते हैं, बाकी दूसरी जगह से नहीं मिलते हैं। इवन उसमें आपको डेट भी मिल जाएगी किस सन। और दूसरी चीज वो पुरातात्विक दृष्टिकोण से प्रूव भी है, वो मैच कर जाएगा, मैच कर जी जाएगा। सर। आप बताइए वो एविडेंस बताना पड़ेगा। सर उसमें मुझे लगता है कि इसमें अगर मैं निकालूंगा इतिहास तो कि इसका लंका पे हमारा जो है श्रीलंका पे भी विजय प्राप्त हुआ था भारत को, और अगर इसमें स्पेसिफिक इतिहास निकालना हो बताइए। डेटिंग कैसे पता चलेगा? बेगुन कैसे पता चलेगा इसकी? सर डेटिंग की डेटिंग से मैच होगा ना, तभी तो एविडेंस पता चलेगा। एविडेंस सर वो एडम सेतु जो है, राम सेतु, उससे कर सकते हैं। नहीं, इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर राम को आर्य मानते हैं जी तो राम का जो माइग्रेशन नजर आता है जी और अनार्यों के साथ जो इंटरमिग्रेशन नजर आता है जी। वो क्या आर्कियोलॉजिकल वेरीफाइड है कि नहीं? तो पीजीडब्ल्यू जानते हैं जी, जी। वो मिले हैं उसी सीक्वेंस में मिले हैं। जैसे अगर अयोध्या में जो पीजीडब्ल्यू मिलेगा, अयोध्या के बाद में जो पीजीडब्ल्यू मिलेगा उसकी डेट उससे नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो? माइग्रेशन जो आर्यों का नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मिलता है रामायण से निकल सकता है कि नहीं? जी निकल सकते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पता कर सकता है हैं। जी सर। कहां से कहां तक? अयोध्या से लंका साउथ तक। अयोध्या से अयोध्या तक माइग्रेशन कहां से पता चलता है आर्यों का? ऐसी कोई और ऐसी बुक है जिससे पता चलता है अयोध्या तक आर्य आए, किस क्रम में आए? है कोई हमारे पास लिटरेचर एविडेंस? सर महाभारत से पता चलता है। नहीं, चलो बताइए, समझिए। सर महाभारत एग्जैक्ट जाएंगे। महाभारत सतपथ ब्राह्मण का नाम सुने? जी सर। जी जी उसमें जी। मिलता है नाम मिलता है। अयोध्या तक माइग्रेशन, यानी सतपथ ब्राह्मण और इसको रामायण मिला के पढ़ लो, कम्प्लीमेंट्री बुक है। जी पूरा भारत का ऑर्गेनाइजेशन आर्यगण पता भी जाता है। जी सर। यही है जी सर। दूसरे से नहीं मिलेगी। जी सर। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए। जी सर। कुकिंग आपकी हॉबी है, जी सुपर फूड्स किसको कहते हैं? आजकल टर्म आजकल ऐड देखते हो आप जगह जगह, सुपर फूड, ये मंगा लीजिए और खाइए, उससे आपके सारे न्यूट्रिएंट। सुपर फूड क्या है?
सर सुपर फूड हाफ कुक्ड फूड होते हैं, फोर्टिफाइड होते हैं सर। इसमें जो मिनरल्स की जो आवश्यकता होती है, सारी चीजें उसमें आप फोर्टिफाइड। सर्च करना है, भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सुपर फूड। जी सॉरी सर। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। चलिए।